व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज की फिल्म जो एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है बरीड। ये ऐसी कहानी है जिसमें एक जिंदा इंसान को कब्र में दफना दिया जाता है। और अगर आप में से कोई कमज़ोर दिल का है तो अपने दिल को थाम कर बैठ जाइए और इस कहानी को ध्यान से सुनिए। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें काफ़ी अंधेरा दिखाया जाता है, मानो जैसे रात अपनी चरम सीमा पे हो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक आदमी जो कि एक बॉक्स में लेटा हुआ है, इस आदमी के मुंह पर पट्टी और दोनों हाथ बंधे होते हैं। वो ना तो किसी से मदद मांग सकता है और ना ही बोल सकता है। लेकिन थोड़ी देर बाद ये आदमी जैसे तैसे करके अपने मुंह को खोलता है और फिर चीखता है, किसी से मदद की भीख मांगता है। लेकिन वहाँ इसका सुनने वाला कोई नहीं है। इस आदमी को ये तक पता नहीं होता कि ये जमीन के अंदर है या फिर बाहर है, क्योंकि वो एक स्क्वायर से बॉक्स में बंद है और वहाँ पूरा अंधेरा होता है। लेकिन वो अपना लाइटर जलाता है जिससे वो थोड़ी सी रोशनी करता है और फिर तभी उसे एक बॉक्स में कील दिखती है जिसकी मदद से वो अपने हाथों को खोलता है। अब इस आदमी का हाथ और मुंह दोनों खुल चुका था, तो अब ये कोशिश करता है कि वो बॉक्स भी खुल जाए और बाहर निकल सके। लेकिन इसकी हर कोशिश, हर तरकीब नाकामयाब हो जाती है। और तभी इस आदमी को वाइब्रेशन की आवाज़ आती है। जब ये उस आवाज़ का पता लगाता है कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, तो इसे पता चलता है कि इसकी पैंट के पॉकेट में एक फ़ोन है। ये फ़ौरन उसे निकालता है, लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि ये फ़ोन इसका नहीं होता है। उसमें जो भाषा होती है वो इराकी होती है। लेकिन वो आदमी जल्दी से इमरजेंसी नंबर पे कॉल लगाता है और उसकी खुशकिस्मती अच्छी होती है, वो कॉल लग जाता है। वो कॉल लगने के बाद अपने बारे में बताता है कि मैं अभी एक कॉफिन में दफन हूँ। मेरा नाम पॉल कॉनरे है। मैं इराक में ट्रक ड्राइवर हूँ। मेरे साथ और भी लोग थे और हम पर एक हमला हुआ था। फिर जब मेरी आँख खुली तो मैं यहाँ कॉफिन में दफन हूँ। प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मुझे जल्दी से यहाँ से बाहर निकालो, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। ये सब सुन के वो इमरजेंसी कॉल वाली औरत काफ़ी घबरा जाती है और वो उससे कहती है कि ये कॉल यूएससी के एक छोटे से गांव में लगा है। ये सुन के पॉल समझ जाता है कि वो औरत उसकी हेल्प नहीं कर सकती, क्योंकि ये कॉल यूएसए में लगा है और वो इराक में कहीं दफन है। अब पॉल फ़ोन काट देता है, लेकिन वो अभी भी हार नहीं मानता। वो अपनी पत्नी लिंडा कॉनरे को कॉल लगाता है, लेकिन लिंडा उसका कॉल रिसीव नहीं करती। इसलिए पॉल एक वॉइस मैसेज छोड़ देता है जिस सुनकर वापस उसे कॉल करे। अब पॉल एक कस्टमर केयर पे कॉल करता है और वहाँ से FBI का नंबर निकालता है। जब FBI को वो कॉल लगाता है तो वो उसकी फ़ोन उठा लेते हैं और पॉल उन्हें बताता है कि वो एक कॉफ़ी में बंद है, प्लीज़ उनकी मदद करो। तो FBI एजेंट उसे पूछता है कि तुम मुझे सही सही बताओ, तुम्हारे साथ क्या हुआ है। पॉल कहता है कि वो इराक में एक ट्रक ड्राइवर है। वो एक कंपनी के लिए काम करता है। जब वो अपने साथी ड्राइवर के साथ खाने की सप्लाई करने जा रहा था तो कुछ छोटे इराकी बच्चे उसके ट्रक के सामने आ गए थे और अचानक से उसके और उसके साथियों के ऊपर पत्थर फेंकना चालू कर दिया था। फिर पीछे से कुछ लोग आए और उन्होंने एक ट्रक को उड़ा दिया और काफ़ी सारे लोगों को गोली मार दी। तभी मेरे सर पे एक बच्चे ने पत्थर मार दिया और मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैं एक ताबूत में दफन था। मुझे नहीं पता कि वो लोग कौन थे और उन्होंने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। प्लीज़ मेरी हेल्प करो। पॉल अपनी परेशानी उसे बता ही रहा होता है, लेकिन तभी उसका मोबाइल का सिग्नल चला जाता है और वो ये देख के काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो अपने मोबाइल को कॉफिन के चारों तरफ घुमाता है ताकि नेटवर्क मिल सके और फिर अचानक से सिग्नल दोबारा आ जाता है। वो उसे दोबारा कॉल लगाता है, लेकिन इस बार कॉल कहीं और लग जाती है और वो उसे मैसेज छोड़ने के लिए बोलते हैं। लेकिन तभी दोबारा से सिग्नल चला जाता है। अब पॉल काफ़ी परेशान और हताश हो चुका था। उसे लगता है कि अब उसकी शायद कोई मदद नहीं कर पाएगा। लेकिन तभी पॉल को याद आता है कि उसके फ़ोन पर एक मिस कॉल आई हुई है और इस बार सिग्नल भी आ रहा होता है। तो उस नंबर पर दोबारा कॉल लगाता है। वो कॉल लग जाता है और एक आदमी की आवाज़ आती है। वो बोलता है कि सोल्जर, अभी तक तुम जिंदा हो? तो पॉल कहता है कि वो सोल्जर नहीं है, वो एक ट्रक ड्राइवर है। वो CRT कंपनी में काम करता है। लेकिन वो आदमी कहता है कि तुम अमेरिकन हो, इसका मतलब तुम सोल्जर हो। और इसके बाद वो आदमी कहता है कि अगर आज शाम 9 बजे तक तुमने मुझे $5 मिलियन नहीं दिए तो मैं तुम्हें यहीं मरता हुआ छोड़ दूंगा और जिंदा ही दफन कर दूंगा। ये उसी आदमी का कॉल होता है जिसने पॉल को यहाँ बंद किया था और अब वो पैसों की डिमांड भी कर रहा था। ये बात सुन के पॉल उससे कहता है कि मेरी फैमिली के पास $5 मिलियन होते तो क्या मैं अपनी फैमिली को छोड़ के यहाँ इतनी दूर काम करने आता। लेकिन वो आदमी पॉल की एक बात नहीं सुनता और बोलता है कि भले ही तुम्हारी फैमिली के पास $5 मिलियन नहीं है, लेकिन तुम्हारी अमेरिका की एम्बेसी के पास ज़रूर होंगे। तुम उन्हें बोलो, उनसे कांटेक्ट करो और उन्हें बताओ कि जल्दी तुम मरने वाले हो अगर उन्होंने तुम्हारी मदद नहीं की, अगर उन्होंने $5 मिलियन नहीं दिए। इसके बाद पॉल उस आदमी से कुछ कह पाता है कि इससे पहले वो कॉल कट कर देता है। अब पॉल समझ जाता है कि अगर उसे अपनी जान बचानी है तो उसे अपनी एम्बेसी मतलब अपनी गवर्नमेंट से कांटेक्ट करना पड़ेगा और उनसे $5 मिलियन मांगना पड़ेगा ताकि वो ज़िंदा बच जाए। फिर पॉल अपनी एक दोस्त का नंबर डायल करता है जिसका नाम डोना होता है।
उसका नंबर लग जाता है। डोना उसका कॉल उठाती है तो पॉल कहता है कि क्या तुम अभी कंप्यूटर के पास हो? तो वो कहती है हाँ। पॉल कहता है कि मुझे जल्दी से अभी स्टेट गवर्नमेंट का नंबर निकाल कर दो, लेकिन डोना कहती है कि वो अभी बाहर जा रही है, उसे काफ़ी ज़रूरी काम है। ये सुन के पॉल उस पर काफ़ी चिल्लाने लगता है और उसे गालियाँ देने लगता है, तो डोना गुस्से में कॉल कट कर देती है। लेकिन पॉल के पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अभी वो दोबारा डोना को कॉल लगाता है और उसे इस बारी बहुत प्यार से पूछता है, तो वो नंबर दे देती है। फिर पॉल स्टेट गवर्नमेंट को कॉल लगाता है और उन्हें अपनी सिचुएशन के बारे में बताता है, लेकिन तभी वो जिस लेडी से बात कर रहा होता है वो अचानक से पॉल का नाम ले लेती है। पॉल उसे कहता है कि मैंने तुम्हें अभी अपना नाम बताया नहीं, तुम मेरे बारे में कैसे जानती हो? वो कहती है कि तुमने किसी को वॉइस मैसेज भेजा था और वो वॉइस मैसेज हमारे पास पहुंच गया था। ये सुन के पॉल उनसे कहता है कि मुझे आज 9 बजे तक $5 मिलियन चाहिए, वरना वो लोग मुझे यहीं मरने के लिए छोड़ देंगे। वो लेडी कहती है कि हम उन्हें $5 मिलियन नहीं दे सकते, हम आतंकवादियों से सौदा नहीं कर सकते। ये सुन के पॉल उनसे कहता है कि अगर आप लोगों ने पैसे नहीं दिए तो मैं यहीं मर जाऊंगा। आप लोग एसी में बैठे हो, वहां बैठकर यहाँ के हालात के बारे में आपको पता नहीं है। और वो लेडी को शायद पॉल पे दया आ जाती है और वो पॉल को एक आदमी का नंबर देती है जिसका नाम डैन ब्रेनर होता है। एक्चुअल में दोस्तों डैन हॉस्टेज ग्रुप का हेड होता है। फिर वो लेडी कहती है कि तुम डैन से बात करो, ये तुम्हारी हेल्प जरूर करेंगे। पॉल फौरन ही डैन को कॉल लगाता है। जब डैन कॉल उठाता है तो वो कहता है कि मुझे तुम्हारे हालात के बारे में सब पता है, तुम्हें आज शाम 9 बजे से पहले हम निकाल लेंगे। इसके बाद डैन उसे कहता है कि तुम अपना फ़ोन वाइब्रेशन मोड से हटा के साइलेंट में रख दो ताकि बैटरी सेव हो सके। जो तुम्हारे पास लाइटर है उसे तभी यूज़ करना जब तुम्हें उसकी ज़्यादा ज़रूरत हो। अब ये सब डैन उसे बता ही रहा होता है कि तभी उस किडनैपर का दोबारा उसे कॉल आता है और पॉल डैन को बोलता है कि आतंकवादी का कॉल आ रहा है। तभी गलती से वो कॉल उठा लेता है और फिर वो आदमी कहता है कि क्या तुमने अपनी एम्बेसी से बात करी? तो पॉल कहता है कि वो कह रहे हैं कि वो आतंकवादियों से सौदा नहीं करेंगे। वो बोलता है कि मैं आतंकवादी नहीं हूँ, तुम मेरे देश में घुसे हो और उसे बर्बाद कर रहे हो। इसके बाद पॉल उसे कहता है कि इन सब चीज़ों में मेरी कोई गलती नहीं है, मैं सिर्फ एक मामूली सा ट्रक ड्राइवर हूँ जो यहाँ पे कुछ पैसे कमाने आया हूँ। पॉल उससे कहता है कि मैं $5 मिलियन तुम्हें नहीं दे पाऊंगा। ये सुन के वो आदमी कहता है कि मैं भी पहले जॉब करता था, लेकिन 9/11 हुआ तो इसमें मेरी क्या गलती है? सद्दाम हुसैन यहाँ रहता था, इसमें मेरी क्या गलती है? उस आदमी का कहना होता है कि अमेरिकन उसके देश में घुसा है और उन पे कब्जा करते जा रहे हैं, उन पर जुल्म करते जा रहे हैं और उनके देश पे पूरी तरह से अपनी मनमानी कर रहे हैं। पॉल उससे दोबारा कहता है कि मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, मैं सिर्फ एक मामूली सा ट्रक ड्राइवर हूँ। वो कहता है कि मेरी कंपनी तुम्हारे शहर में बिल्डिंग बना रही है जिससे तुम्हें और जॉब मिलेंगी। वो आदमी कहता है कि जिस चीज़ को तुम लोगों ने बर्बाद किया है तुम उसे दोबारा खुद ही बना रहे हो। फिर वो आदमी बोलता है कि तुम्हें एक वीडियो बनाना होगा जिसमें तुम अपनी गवर्नमेंट से पैसे मांगोगे। तो पॉल उनसे कहता है कि मेरी गवर्नमेंट कभी तुम्हें इतने पैसे नहीं देगी। तो वो आदमी उन पैसों को कम कर देता है और कहता है कि तुम मुझे $1 मिलियन दे सकते हो और बताता है कि तुम्हारे पैर के पास एक नोट पड़ा हुआ है, उसे पढ़ते हुए एक वीडियो बनाओ। फिर वो कॉल कट कर देता है। इसके बाद पॉल देखता है कि उसके पैर के पास एक बैग होता है, लेकिन वहाँ तक पहुँचना काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि वो ताबूत बहुत ज़्यादा ही छोटा था। लेकिन पॉल बहुत मुश्किल के बाद वहाँ तक पहुँच जाता है और उस बैग को ले लेता है। जब वो बैग को खोलता है तो उसमें एक टॉर्च, एक चाकू और एक नोट भी मिलता है उसे, जिसे पढ़ के उसे वीडियो बनाना था। तभी उसके पास डैन का दोबारा कॉल आता है और पॉल इस बार उस आदमी का नंबर उसे दे देता है। डैन उससे कहता है कि तुम घबराओ मत, हम तुम्हें वहाँ से जल्द निकाल लेंगे। 3 हफ्ते पहले हमें एक मेडिकल स्टूडेंट को ऐसे ही बचाया था और हम तुम्हें भी बचा लेंगे, तुम टेंशन मत लो। अब इसके बाद पॉल अपनी मॉम को कॉल लगाता है, लेकिन उसकी मॉम की दिमागी हालत ठीक नहीं होती। वो पॉल को पहचान नहीं पाती और वो अपनी मॉम से कहता है कि मॉम, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, ये शायद मेरा लास्ट कॉल हो। वो अपनी माँ से बात करते करते बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है। और तभी पॉल देखता है कि उसके फ़ोन पे एक फ़ोटो आई होती है और ये फ़ोटो उसी आदमी ने भेजी थी जिस आदमी ने उसे यहाँ दफन किया था। असल में ये फोटो उसकी कलीग की होती है जिसके सर पे इन लोगों ने बंदूक तान रखी थी। पॉल फौरन ही उस आदमी को कॉल लगाता और कहता है कि इसे मत मारना, इसके 2 बच्चे हैं। तो वो आदमी कहता है कि मेरे 5 बच्चे थे लेकिन अब सिर्फ 1 बचा हुआ है। इससे वो आदमी कहता है कि अगर तुमने 2 सेकंड में वो वीडियो नहीं बनाया तो मैं इस लेडी को मार दूंगा। फिर वो कॉल कट कर देता है और अब पॉल के पास कोई ऑप्शन नहीं है। फौरन ही नोट को पढ़कर एक वीडियो बनाता है जिसमें लिखा होता है कि मुझे इराक में बंदी बना लिया गया है और मुझे आज शाम तक 9 बजे तक $1 मिलियन चाहिए ताकि मैं यहाँ से छूट सकूँ। फिर वो वीडियो रिकॉर्ड करके उस आदमी को भेज देता है और थोड़ी देर बाद पॉल को महसूस होता है कि उसके अलावा कोई और भी इस ताबूत में मौजूद है।
जब वो देखता है तो उसे वहाँ एक सांप दिखता है जो कि काफ़ी जहरीला होता है, जो कि ताबूत में एक छेद से घुस गया था। वो सांप के आसपास अपने लाइटर का लिक्विड डाल देता है जिससे वो आग जला देता है और वो सांप वहाँ से भाग जाता है, जिससे कि पॉल की जान बच जाती है और वो एक राहत की सांस लेता है। लेकिन तभी उसके फ़ोन पे एक और वीडियो आता है और ये वीडियो उस लेडी का होता है जिसकी उसके पास फ़ोटो आई थी। इस बारी वो लेडी बोलती है कि हमारी गवर्नमेंट ने हमारे लिए कुछ नहीं किया और इन लोगों ने उनसे 3 शर्तें बोली थी लेकिन उन्होंने एक भी नहीं मानी। उन तीनों शर्तों को इन्होंने इनकार कर दिया और तभी दोस्तों उस पर वो आदमी गोली चला देता है। ये देख के पॉल इतना ज़्यादा डर जाता है कि वो उल्टियाँ करना चालू कर देता है। वो सोचता है कि जब उस लेडी की किसी ने मदद नहीं की तो उसकी कौन मदद करेगा। और फिर थोड़ी देर बाद डैन का दोबारा उसे कॉल आता है और पॉल कहता है कि तुमने वो वीडियो क्यों बनाया जिसमें तुमने बोला है कि तुम्हें बंदी बनाया गया है। डैन बोलता है कि उन लोगों ने वो वीडियो यूट्यूब पे डाल दिया है जिसे कि 47,000 लोगों ने देख लिया है और उन लोगों ने तुमसे जानबूझकर ये वीडियो बनवाया था जिससे कि वो गवर्नमेंट पे प्रेशर डाल सके और पैसे की मांग कर सके। अब इसके बाद वो कहता है कि तुम घबराओ मत, लेकिन लास्ट में वो ये भी कहता है कि तुम घबराना मत, हम तुम तक बस पहुंचने वाले हैं और तुम्हें बचा लेंगे। लेकिन पॉल कहता है कि तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तुमने उस लेडी को भी नहीं बचाया, उसने तुम लोगों से 3 शर्तें मानने के लिए कहा था लेकिन तुम लोगों ने उसकी एक भी शर्त नहीं मानी। डैन कहता है कि हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता और हमें ये भी नहीं पता कि उसने ऐसा वीडियो में क्यों बोला। डैन पॉल से बोलता है कि हम उस आदमी का नंबर ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हम उस तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, लेकिन तुम घबराओ मत, हम तुम्हारे काफ़ी करीब हैं। और ये सुन के पॉल उससे कहता है कि मेरे आसपास एक मस्जिद है क्योंकि मैंने अभी एक अजान सुनी है। ये सुन के डैन उससे कहता है कि बहुत अच्छा, इसका मतलब हम काफ़ी करीब हैं। लेकिन तभी वहाँ एक धमाका होता है जिससे कि ताबूत के ऊपर की लकड़ी टूट जाती है और उसमें से रेत गिरना चालू हो जाती है। अब पॉल देखता है कि वो छेद में से लगातार रेत गिरती जा रही थी, अगर उसने छेद को बंद नहीं किया तो वहीं जिंदा दफन हो जाएगा। वो जल्दी वहाँ एक कपड़ा लगा देता है जिससे कि रेत गिरना बंद हो जाती है। अब पॉल देखता है कि उसकी घड़ी में 8 बज चुके होते हैं, मतलब अब उसके और उसके गवर्नमेंट के पास सिर्फ 1 घंटा बचा हुआ है। उसे बचाने के लिए जो कपड़ा उसने लगाया था वो धीरे धीरे खिसकता जा रहा है जिसकी वजह से रेत अंदर आती जा रही है। अब यहाँ पर डैन का उसे दोबारा कॉल आता है जिसमें वो कहता है कि जो तुमने अभी ब्लास्ट सुना है वो असल में हमारे फाइटर प्लेन ने किया था और उसी में शायद वो आतंकवादी भी मारा गया है। तुम घबराओ मत, हम तुमसे काफ़ी करीब हैं। लेकिन पॉल अब पूरी तरह से हिम्मत हार चुका है, उसने जीने की पूरी उम्मीदें छोड़ दी है। वो पूरा उस रेत में दफन हो चुका है, सिर्फ उसका सर ही है जो उस रेत से बाहर है। वो अपने लाइटर को अपने चेस्ट पे रखता है और वहाँ कुछ उजाला करता है। यहाँ पर दोस्तों पॉल बार बार अपनी पत्नी को कॉल लगा रहा था ताकि एक बार उससे वो बात कर सके, लेकिन वो उसका फ़ोन आउट ऑफ रीचेबल जा रहा था बार बार। और अब दोबारा पॉल का फ़ोन एक बार और रिंग होता है, ये उसी किडनैपर का कॉल होता है। मतलब दोस्तों वो आदमी अभी मरा नहीं है, वो अभी भी जिंदा है। वो आदमी पॉल से कहता है कि पैसे कहाँ हैं, तो पॉल कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। वो आदमी उसे कहता है कि अपनी एक उंगली काटो और उसकी एक वीडियो बनाओ, तभी वो तुम्हारी गवर्नमेंट तुम्हारे लिए पैसे देगी। लेकिन पॉल इस बारी मना कर देता है और फिर वो आदमी कहता है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे घर पे खून बहेगा। दोस्तों ये आदमी पॉल के घर का एड्रेस भी जानता था और ये सुन के पॉल काफ़ी ज़्यादा शॉक में आ जाता है। ये सुन के पॉल घबरा जाता है, वो कहता है कि ऐसा मत करो, मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार हूँ। सो पॉल तुरंत ही अपनी फैमिली को फ़ोन लगाता है, लेकिन फ़ोन उसकी पत्नी नहीं उठाती, तो वो उसे एक वॉइस मैसेज भेजता है और कहता है कि तुम अपने घर से बाहर मत निकलना, घर में ही रहना। फिर पॉल अपने मुंह पे एक कपड़ा फंसा लेता है और अपनी उंगली काट लेता है। वो उसकी वीडियो बनाकर उस आदमी को भेज देता है। और अब दोस्तों पॉल अब पूरी तरह से सुन्न पड़ चुका है क्योंकि उसकी कटी हुई उंगली उसे काफ़ी दर्द दे रही है। तभी पॉल देखता है कि उसके ऊपर से रोशनी आ रही है और उसे बचा लिया गया है, लेकिन ये सिर्फ उसका एक विजन होता है, ये सच्चाई नहीं होती है। वो अभी भी उसी कॉफिन में बंद है। अब आखिरी बार दोस्तों उसको डैन का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि हम तुम तक पहुंच गए हैं, तुम हार मत मानना। अभी रेत उस कॉफिन में भरती जा रही है और डैन उसे लगातार बात करता जा रहा था। इसी बीच दोस्तों फाइनली पॉल की पत्नी का कॉल उसे आ जाता है और वो पूछती है कि पॉल तुम कहाँ हो, प्लीज़ जल्दी से घर वापस आ जाओ, तुम ठीक हो ना, मैंने न्यूज़ में देखा तुम्हारी वीडियो वायरल हो रही थी। पॉल उसे कहता है कि वो ठीक है और जल्द ही अमेरिकन उसे बचा लेंगे, वो घर वापस आ जाएगा। और इधर हम देखते हैं कि डैन और उसकी टीम ज़मीन को खोद रहे थे पॉल को बचाने के लिए। पॉल अपनी पत्नी को आई लव यू बोलकर कॉल कट कर देता है और अब डैन से बात करने लगता है। डैन बोलता है कि बस पॉल, हम तुम तक पहुँच गए हैं, हमें फाइनली कॉफिन दिख गया और हम उसे खोलने जा रहे हैं। और दोस्तों अब रेत पूरी तरह से कॉफिन में भरती जा रही है, लेकिन तभी डैन बोलता है कि ओ माय गॉड, ये पॉल नहीं है, ये मार्क वाइट है। मतलब दोस्तों जिस आदमी को उन्होंने बचाया है वो पॉल नहीं बल्कि कोई और है। और ये सुन के पॉल की रूह कांप जाती है।
डैन उसे आखिरी बार बोलता है कि पॉल आई एम सॉरी, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। और लास्ट में रेत उस कॉफ़ी में पूरी तरह से भरती जाती है जिसे पॉल नहीं बच पाता और उस पूरे ताबूत में पूरी तरह से अंधेरा फैल जाता है और पॉल वहीं जिंदा दफन हो जाता है। डैन का फ़ोन कटने के साथ साथ ये कहानी भी यहीं ख़त्म हो जाती है। आपको ये कहानी कैसे लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर